स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने क्राउन रूल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक के एक्ट्स डिस्कस किए थे। जो नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में जाकर उन एक्ट्स को कवर कर सकते हैं, ताकि इस एपिसोड में कवर किए जाने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के एक्ट्स को आप बेहतर समझ पाएंगे। सर, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में 1919 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की डेवलपमेंट देखी और अगस्त डिक्लेरेशन के थ्रू वाइसरॉय चेम्सफोर्ड ने इंडिया को गवर्न करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो कि एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देना था। फर्दर, इन डेवलपमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी पढ़ा था दैट ये वो टाइम पीरियड था जब इंडियंस, स्पेशली कॉमन इंडियन सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे और इंडियन लीडर्स के सपोर्ट की वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर पड़ रहा था कि वो इंडियंस की डिमांड एक्सेप्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस बढ़ाए। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया, which was the lengthiest and more detailed act, जिसके अंदर 321 sections and 10 schedules थे, जिसने अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सर, जैसा कि आपने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was the lengthiest act passed by the British Parliament. सो हम सब जानना चाहते हैं ये एक्ट किन फैक्ट्स और कंसिडरेशंस पर बेस था। इस एक्ट के बैकग्राउंड को जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड बढ़ने लग गई थी और मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन अगस्त ऑफर के द्वारा ऑलरेडी कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को समझने की जरूरत है जो इस एक्ट का बैकग्राउंड बनते हैं। पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1927 में, देन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिसका आउटकम व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा आता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हर एक्ट के कुछ फीचर्स होते थे और कुछ ड्रॉबैक्स। सर, तो क्या आप हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ फीचर्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बता सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रोविजन ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करना था। इसका मतलब ये हुआ कि एक फेडरेशन के अंदर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट के यूनिट बनाए गए। इस एक्ट ने सेंटर और उसके यूनिट्स यानी कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट की पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया था, जो कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल थे, और इसकी रेसिड्यूरी पावर्स अभी भी वाइसरॉय के पास रखी गई। हावेवर, यह फेडरेशन कभी वास्तविक रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इस फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। बट एट द सेम टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 को इससे इंस्पिरेशन मिली, जो आर्टिकल 236 के अंदर मेंशन्ड है। इस एक्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसके अंदर डायरकी को एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब जो प्रोविंस के अंदर प्रीवियस एक्ट में डायरकी के द्वारा रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसको एबॉलिश करके प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दी गई। नाउ provinces were allowed to act as an autonomous unit for their administration and various different spheres. इस वजह से भी provinces में responsible government की एक अच्छी नींव रखी गई, which means governor is required to act with the advice of minister responsible for their provinces. फिर भी कुछ limitations minister के ऊपर रहती थी
टू रन देयर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि गवर्नर के पास अभी भी ओवर राइडिंग पावर्स होती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस एक्ट का यह है कि बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया एट सेंट्रल लेवल। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दैट देयर आर टू हाउसेस रिप्रेजेंटिंग अ लेजिस्लेचर। 1935 के एक्ट से बाइकैमरलिज्म को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कराया गया था। आसान भाषा में समझे तो 1919 एक्ट के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी कि आज के समय के लोकसभा और राज्यसभा बनाए गए थे, वैसे ही स्टेट लेवल पे यानी प्रोविंशियल लेवल पे दो हाउसेस बनाए गए, उसे ही बाइकैमरलिज्म बोला गया। 1935 के एक्ट से जो प्रोविंसेस है वहां भी दो हाउसेस बनाए गए, लेकिन आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस 6 में ही बाइकैमरलिज्म एनेक्ट हुआ था। वो स्टेट से बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। The next important feature of Government of India Act 1935 is the diarchy at center. जैसा कि हमने देखा था कि थ्रू 1919 एक्ट डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुई, उसी तरह 1935 एक्ट से डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कराई गई और जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे सेंटर में उनको रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। रिलीजियस अफेयर्स, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल अफेयर्स को रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया और ट्रांसफर सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के एडवाइस पर ही होने लगी। गवर्नर जनरल रिमेन्ड in charge of the both reserved and transfer subject. However, this provision of the act did not came into existence. The next important feature of Government of India Act 1935 is the communal representation. जैसे कि हमने देखा कि 1909 एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत हो चुकी थी। अब 1935 एक्ट में उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, जहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, लेबरर्स तक एक्सटेंड किया गया। फर्दर इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए 33% यानी 1/3 सीट्स इन फेडरल लेजिस्लेशन रिजर्व की गई और अन्य फीचर्स जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल 1858 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी उसे एबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established and it came into existence on 1st of April 1935, which later on became nationalized in 1949. Through the Act of 1935, जो वोटिंग राइट्स थे उन्हें एक्सटेंड किया गया फ्रॉम 3 to 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इस एक्ट के तहत ना सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई। 1935 के एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया इन 1937 और उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950। अब इसके फीचर्स के बाद 1935 के एक्ट के सिग्निफिकेंस समझेंगे। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ फीचर्स समझने के बाद हम इस एक्ट का सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक सेकंड माइलस्टोन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से स्टार्ट हुआ था। थ्रू दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को डाइल्यूट किया गया। विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मोरेवर, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वोटिंग एज ऑफ वुमेन वाज रिड्यूस्ड टू 21। तब भी वुमेन की एलिजिबिलिटी टू वोट स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। इंडियन हिस्ट्री में ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद लोगों में इंडिपेंडेंट होने की चाह बढ़ने लगी। सर, इस एक्ट के कुछ क्रिटिसिज्म बताइए जो कि हिस्ट्री को एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, क्योंकि जब हमें ऐसा लग रहा था कि 1935 तक हमें इंडिपेंडेंस मिल जाना चाहिए या 1940 तक इंडिपेंडेंस मिल जाना चाहिए,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसे डिले कैसे कर दिया? What were the criticisms of the Government of India Act 1935? सेफगार्ड्स और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर गवर्नर जनरल को बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए जो इस एक्ट की फंक्शनिंग में रोड ब्लॉक्स क्रिएट करने लगे। उदाहरण के तौर पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होने के बावजूद भी गवर्नर हैड एक्सटेंसिव पावर्स इन द अफेयर्स ऑफ प्रोविंसेस। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि इस एक्ट ने कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ावा देते हुए सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को स्ट्रेंथन किया, जो अल्टीमेटली पार्टीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हुआ। इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाने की कोशिश की गई, जहां इंटरनल ग्रोथ और इंट्रोस्पेक्शन का स्कोप खत्म कर दिया, क्योंकि राइट टू अमेंडमेंट वाज स्टिल रिजर्व्ड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ तो इंडियन फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट इंडेफिनाइट पीरियड के लिए पोस्टपोन किया गया और इस सब के नतीजे में निकल कर आया कि कांग्रेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने डिमांड की टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस एक्ट पर तंज कसते हुए कहते हैं, दिस एक्ट इज अ मशीन विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। Sir, as you mentioned, in the Government of India Act 1935, there were some features and criticisms as well. And then जब World War II खत्म हुई, that is in the last phase of Crown Rule में, final act which was the India Independence Act 1947 को implement किया गया। However, we are curious to know Viceroy Mountbatten का ये act किन salient features को दर्शाता है? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की सेलेंट फीचर्स कुछ इस तरह थे कि इस एक्ट में दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन नेमली इंडिया और पाकिस्तान को क्रिएट किया गया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज इस एक्ट के अंदर इन दोनों डोमिनियंस की टेरिटरीज को डिफाइन करता है, जिसको बाउंड्री कमीशन के द्वारा संचालित किया गया था। इंडियन डोमिनियन के अंदर ऑल इंडियन प्रोविंसेस एक्सेप्ट दोज जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे। पाकिस्तान डोमिनियन के अंदर ईस्ट बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे। इस एक्ट के तहत दोनों डोमिनियंस के लिए सेपरेट गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, हु यूज्ड टू रिप्रेजेंट हिज मैजेस्टी ऑफ ब्रिटेन। इस एक्ट के द्वारा दोनों डोमिनियन के लेजिस्लेचर को एम्पावर किया गया टू गवर्न देयर डोमिनियन एंड नो लॉ मेड बाय द डोमिनियन वेयर टू बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। और दोनों डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया गया टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी एक्ट के द्वारा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबॉलिश किया गया और उसकी अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स डिपार्टमेंट को सौंप दिए गए। थ्रू दिस एक्ट इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम अगस्त 1947। और इसी वजह से इंडियन प्रिंसली स्टेट को ये चॉइस दी गई कि वो या तो इंडिया में मर्ज हो सकते थे या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते थे या खुद अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रख सकते थे। और फाइनली इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के किंग का रॉयल टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया हटाया गया और इसी के साथ इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया on 15th of August 1947, and at the same time British imperialism in India came to an end. Sir, thank you for your explanations. Dear listeners, इसी के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हम बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। आप तब तक बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग। और आप इस पॉडकास्ट को गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट इत्यादि प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन कराए गए हैं। थैंक यू।